मेहनत ज़मीं पे करके पूरा आसमान जीतना चाहते हैं। कद्र हो हमारे हुनर की, हम कद्रदान जीतना चाहते हैं। कद्र हो हमारे हुनर की, हम कद्रदान जीतना चाहते हैं। अब घर से निकल पड़े हैं हम संघर्ष को साथी बनाकर। अब घर से निकल पड़े हैं हम संघर्ष को साथी बनाकर। अब हम सिर्फ खेल नहीं, खेल का मैदान जीतना चाहते हैं। जी हाँ, स्वागतम, अभिनंदनम आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम खेल पत्रिका में। और आज खेल पत्रिका का जो ये विशेष अंक है, एक खेल से आपको रूबरू कराने की कोशिश करेगा, और साथ ही साथ दो ऐसे खिलाड़ियों से भी जो इस खेल के बारे में हमें लगातार बताते हुए चले आ रहे हैं। जी हाँ, आज बात होगी कूडो नाम के एक खेल की, एक ऐसे सेल्फ डिफेंस, एक ऐसे आत्मरक्षा को सिखाने वाले खेल की, जहाँ कहीं ना कहीं आत्मरक्षा के गुर भी सिखाए जाते हैं और मस्तिष्क को, मन को, तन को स्वस्थ रखने की बात भी की जाती है। और ये बातचीत करने के लिए हमारे साथ होंगी 12 मेडल जीत चुकी, जिनमें 4 गोल्ड मेडल जीत चुकी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ख्याति परमार। ख्याति, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ एक ऐसी नन्ही सी खिलाड़ी जिन्हें देखकर, जिनके कद का अंदाज़ा आपको उनके कद के साथ तो नहीं होगा जब, लेकिन वो खेलती हैं तो ऐसा खेलती हैं, जब खेल के मैदान को जीतने की बात होती है ना, तो न सिर्फ मैदान बल्कि वो प्रशंसकों का दिल भी जीत लेती है। जी हाँ, हम स्वागत करेंगे हिरण्या परमार का। हिरण्या, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये दो खिलाड़ी जो आज कूडो खेल से हमारा परिचय करवाने वाले हैं डीडी राजस्थान के इस मंच से। सबसे पहले ख्याति, आपसे यही जानना चाहूँगा, कूडो जब हम नाम सुनते हैं तो एक खेल और हमें कहीं ना कहीं जहन में दस्तक देता है, जूडो जी। और जब इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हम सीखते हैं तो JKLM, तो जे से जूडो और उसके बाद के से कूडो, कहीं ना कहीं वो नाम सामने आता है। और 1981 में जब इस खेल की पहली बार जब शुरुआत की गई अंतर्राष्ट्रीय पटल पे, वहाँ कहीं ना कहीं वहाँ से शुरू होकर अब भारत में जब इस खेल ने दस्तक दी, वो पूरा सफ़र आपसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, कूडो गेम या कूडो खेल से क्या अभिप्राय है? कूडो एक ऐसा गेम है जिसमें कि आपको सब कुछ होगा, सारी फॉर्म्स मिक्स होती है। जैसे कि जूडो है, उसमें ग्रैपलिंग होती है, पकड़ के गिराना होता है। कराटे में चॉक्स हो गई, ब्लॉक्स हो गए, वो होता है। एंड बॉक्सिंग में आपको सिर्फ पंच होते हैं। एंड टाइकोंडो में किक्स मेन पॉइंट होता है। बट जो कूडो एक ऐसा स्पोर्ट है, ऐसा फॉर्म है जिसमें ये सब कुछ एक मिक्स फॉर्म में आता है। कूडो में आपको बॉक्सिंग भी होगी, आपकी किकिंग भी होगी, ब्लॉक्स भी होंगे, ग्रैपलिंग भी होगी, सबमिशन भी होगा। तो कूडो एक ऐसा कह लीजिए जैसे कि हाथ की 5 उंगलियां होती है, वैसे ही जूडो है, कराटे है, बॉक्सिंग है, किक बॉक्सिंग है, टाइकोंडो, इन सबको मिलाते हैं तब कूडो बनता है। क्या बात है। और इससे बेहतरीन परिभाषा शायद कूडो खेल की आपको कहीं नहीं मिलेगी, जितनी ख्याति ने अपनी नाम के अनुसार इस खेल को ख्याति देने का काम किया है। ख्याति, आपने बताया कूडो खेल के बारे में, और कूडो खेल अपने आप में, वो कहते हैं ना, किसी भी खेल की हम बात करें, जैसा कि मैं शुरुआत में भी कह रहा था, ना सिर्फ आपको तन की स्वस्थता या यूँ कहें कि तन का स्वास्थ्य आपको देता है, बल्कि आपको मन का स्वास्थ्य भी देता है। जी। लेकिन किसी भी खेल को खेलने के लिए उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ नियमावली होती है। तो क्या कूडो खेल के साथ भी ऐसा है, और वो नियम क्या है, आपकी ज़बानी जानना चाहिए। कूडो के भी बहुत सारे नियम्स हैं, और जब हम फाइट करते हैं, रिंग में उतरते हैं, तब सबसे पहले हमको गार्ड्स कंपल्सरी होते हैं सेफ्टी के लिए। तो ये भी एक रूल है। और जो भी स्किल्स हमने सीखी है उनको एकदम करेक्ट वे में वहाँ पे फाइट में पुट करना, ये भी रूल है। अगर आप नहीं करते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो वहाँ पे। तो ये चीज़ें रूल्स में है। अच्छा, जहाँ नियम की हम बात करते हैं, नियमावली की बात करते हैं, वहाँ कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट और उभर कर सामने चलते आते हैं। जैसा कि मुझे हिरण्या बता रही थी, कुछ किक और पंचेस के नाम भी होते हैं, है ना? तो पंचेस के नाम अगर हिरण्या बताना चाहे दोबारा, क्या होता है पंच का नाम? पंच का नाम किकिंग। किकिंग के साथ और पंचिंग। और अगर ख्याति से मैं जानना चाहूँ तो क्या क्या वो टेक्निकल एस्पेक्ट होते हैं? पंच भी बहुत टाइप्स के हैं, बहुत तरह के पंच हैं। जैप क्रॉस है जो कि सीधा फेस पे यहाँ आएगा, एंड जो हुक है वो साइड में आएगा, और अपर कट चिन के इधर आता है। और किक्स जो है, किक्स में भी जैसे कि माईगिरी है, वो टर्न होके ऐसे फेस पे आएगी। फेस लेवल भी होती है, चेस्ट लेवल भी है, थाई लेवल भी है। एंड हीजागिरी नी किक है, उसमें यहाँ से पकड़ के एंड देन नी मारते हैं, ऐसा होता है। और सबमिशन की टेक्निक्स भी है। आर्म बार लगता है जो कि सीधा हैंड को ब्लॉक कर देते हैं जिसमें। और अगर आप रोड फाइट कर रहे हैं, अगर आपको ज़रूरत पड़ गई सेल्फ डिफेंस की, तब अगर आप आर्म बार लगाते हैं तो आगे वाले का हैंड फ्रैक्चर हो जाता है उसी पॉइंट पे।
कोई चांस ही नहीं है कि वो बच जाए। तो यानी अगर भारत की जो 2 बेटियां बैठी हुई हैं आज मेरे साथ मंच पे, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, और ये एक बहुत बड़ा मैसेज भी है, ध्यान रखिएगा अगली बार किसी भी लड़की को अकेला समझ के अगर आप उलझना चाहो तो याद रखिएगा, हो सकता है उसे कूड़ो खेल आता हो, तो अपनी खैरियत खुद चाहिएगा वहाँ पे। अच्छा, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा ख्याति, खेल के बारे में जब भी हम बात करते हैं, किसी भी खेल को सीखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कोचेस का होना, अच्छे प्रशिक्षक का होना बहुत ज़रूरी है, एक बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। कूडो के साथ भी ऐसा ही होगा? अगर है तो बिल्कुल आप हमें बताएं, ये कैसे, किस चरण में चलती है ये प्रक्रिया? जब मैंने फर्स्ट टाइम कूडो का नाम सुना था तब मेरे को भी था कि सेल्फ डिफेंस सीखना है, बट इतना इजी नहीं था मेरे लिए कि कोच मिल जाए मुझे, और एकदम कोच भी ऐसा जिन्हें सब कुछ पता हो एकदम करेक्ट वे में, तो इतना इजी नहीं था। बट एक दिन जब मेरी मुलाकात हुई मेरे जो कोच थे उनसे, तब उन्होंने मुझे गेम के बारे में बताया, सेल्फ डिफेंस के बारे में बताया, तब मेरा भी इंटरेस्ट था कि हाँ मैं भी सीखती हूँ, सेल्फ डिफेंस सीखूंगी। तो ये इजी तो बिल्कुल नहीं है कि आपको कोई भी चीज़ इजीली मिल जाए, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, चीज़ों को ढूंढना पड़ता है, ऐसे ही तो आपको कुछ भी नहीं मिल सकता है, तलाशना तो आपको ही पड़ेगा। लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती तो रही होगी, क्योंकि भारत की अगर हम बात करें, पिछले 1 दशक में इस खेल को कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस किया गया था हिंदुस्तान में, और राजस्थान में 2019 में ये खेल मान्यता प्राप्त होकर हमारे सामने आया। वहाँ कहीं ना कहीं कोचेस को लेकर आपको, ये तो जैसा कि आप कह रही हैं कि वो तलाश शायद थोड़ी और जटिल रही होगी, क्योंकि इतना जब पॉपुलर कोई खेल नहीं है, इतना लोकप्रिय नहीं है, तो कोचेस भी कम होंगे ऑब्वियसली, तो वहाँ वो फिर कितना चुनौतीपूर्ण आपके लिए रहा कोचेस की तलाश करना? चुनौती तो बहुत सारी थी, बिल्कुल भी इजी नहीं था कोच को ढूंढना, बट मैंने ट्राई किया, हर जगह पूछा, किसी को कुछ आइडिया है इस बारे में, नहीं है, तो इतना लोगों में मैंने ये चीज़ देखी, कोई अवेयरनेस नहीं थी किसी को भी सेल्फ डिफेंस के लिए, कि सेल्फ डिफेंस भी ज़रूरी होता है। और जब मैंने गेम स्टार्ट किया था खेलना, तब कोई भी इतना नहीं था कि लाइक लोग ये भी कहते थे कि क्या है खेल, क्या ही हो जाएगा खेल के, पढ़ लो, पढ़ोगे तो नाम कमाओगे वगैरह वगैरह। तो मेरा ये थॉट था कि पढ़ाई ज़रूरी है बट खेल भी ज़रूरी, अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर सकते आप फिर। देयर मस्ट बी अ बैलेंस, एक वो संतुलन का होना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैं लगातार कहता चला रहा हूँ। तन का स्वस्थ होना ज़रूरी है, लेकिन मन का स्वस्थ होना भी ज़रूरी है, दोनों कहीं ना कहीं एक बैलेंस होना चाहिए। और जब भी कोई हम स्पोर्ट या कोई भी हम एक्टिविटी ऐसी करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारे साथ साथ वो जो समानांतर रूप से, वो कहते हैं ना कि जब हम तन को स्वस्थ करने के लिए निकल पड़ते हैं ना, तो मन भी स्वस्थ होता चला जाता है, बॉडी से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और यहाँ आप बता रही हैं, बीइंग अ फीमेल, एक लड़की होते हुए परेशानियां आना तो लाजमी है, परेशानियां तो हर कदम पर आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो आपको मिलती हैं। वहाँ सपोर्ट सिस्टम का होना भी बड़ा ज़रूरी हो जाता है, और फॉर्चुनेटली सौभाग्यवश जैसा कि आपके पेरेंट्स हैं, उन्होंने आपका बहुत सपोर्ट किया है, तो वहाँ उनको अवेयर करना आपके लिए मुश्किल था या आसान था? जो मेरे पेरेंट्स हैं उनको मेरे को कन्विंस करना मेरे लिए तो इजी था इतना, बिकॉज मेरे मम्मी पापा का यही है कि आपको जो मन में हो आप कर सकते हैं, और सेल्फ डिफेंस एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, खासकर एक लड़की के लिए। हर लड़की को सेल्फ डिफेंस तो आना ज़रूरी है। तो मैंने मम्मी पापा को जब बताया तो थोड़ा टाइम लगा, बट फिर वो लोग भी मान गए थे। फिर उन्होंने मुझे पूरे ढंग से सपोर्ट किया कि मेरे को जो भी टूर्नामेंट्स में जाना है जाऊं, मैं जो खाना है खाऊं, कोई रोक टोक नहीं लगाई। अगर दूसरे बाहर वाले लोग भी कुछ कहते हैं तो वो उन्हें जवाब दे देते हैं, तो मेरे तक कभी प्रॉब्लम नहीं आने दी पेरेंट्स ने। अच्छा ख्याति, मैं इस जगह पे एक बात कहना चाहूँगा, बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूँगा। 15 वर्ष की उम्र है ख्याति नाम की इस खिलाड़ी की, और जिस तरह की परिपक्वता जो एक एक जवाब में शुमार शामिल होकर सामने आ रही है, ये बताता है कि इस खेल को कितनी बारीकी से ये समझती हैं। अच्छा, जब खेल को बारीकी से समझने की बात आती है तो जिम्मेदारी थोड़ी सी और बढ़ जाती है। शुरुआती दौर में जब खेल को सीखना शुरू किया, कितना चुनौतीपूर्ण था जब खेल को आप सीख रही थी? बहुत था, बहुत चुनौतियाँ थी, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को नई स्टार्ट करते हैं तो आपकी बॉडी भी उसके लिए इतना कंफर्टेबल नहीं होती, और स्पोर्ट्स तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो बॉडी पेन भी होता है, बहुत कुछ चीज़ें होती है, थक भी जाते हैं, बट आपको ट्राई करते रहना है, गिव अप नहीं करना है किसी भी चीज़ से। और इसमें एक और चीज़ है कि जैसे कि आप टूर्नामेंट्स खेलते हैं तो अगर आप हार जाते हैं तो इतना उसको दिल पे नहीं लेना है। क्या बात है, वो जो एक बड़े दानिश्वर भी कहते हैं कि जीत को सर पे
और हार को दिल में कभी नहीं उतारना। जी, तभी ये खिलाड़ी आगे के लिए हमेशा प्रेरित रह सकता है, मोटिवेट रह सकता है। अच्छा, यहाँ ख्याति मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा। 15 वर्ष की आप हैं और खेल को कब से खेलना शुरू किया, किस उम्र से खेलना शुरू किया? मैं जब 7 साल की थी तब से खेल। और अभी तक 12 मेडल्स आप जीत चुकी हैं अंतर्राष्ट्रीय पटल पे। तो वो कितना मतलब अपने आप में 12 मेडल्स को जीतना, मतलब मैं बहुत आसानी से कह तो सकता हूँ, लेकिन जब वो महसूस करता हूँ तो वो बात बहुत बड़ी नज़र आती है। और ये छोटी सी जो हिरण्या नज़र आती हैं मुझे यहाँ पे मंच पे, इनकी उम्र क्या है? ये अभी 6 इयर्स की है। सिर्फ 6 साल की हैं। हाँ। और अब हिरण्या से मैं पूछना चाहूँगा, हिरण्या अभी तक कितने मेडल आपने जीते हैं? 10। देखिए दोस्तों, 6 साल की एक खिलाड़ी 10 मेडल अभी तक अपने नाम कर चुकी हैं। ख्याति, इस मामले में आपसे भी 2 कदम आगे है ये। हाँ, कि आप 15 साल की हैं और आपने अभी तक 12 मेडल जीते हैं, लेकिन ये सिर्फ 6 साल की हैं और अभी तक इन्होंने 10 मेडल जीत लिए हैं। और ये कहीं ना कहीं प्रेरणा घर से भी मिलती होगी। वो दीदी के साथ प्रैक्टिस करते हैं आप? हाँ। क्या क्या करते हैं प्रैक्टिस में? जैसे एक्सरसाइज, किकिंग और किक और रनिंग भी करनी पड़ती है। हाँ, रनिंग भी करनी पड़ती है। क्या बात है। तो इतनी छोटी सी हिरण्या, 6 वर्ष की मात्र इनकी उम्र है। और वो होता है, बहुत एक स्वाभाविक सी बात है कि वो कहते हैं ना कि मोटिवेशन की बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं इतनी छोटी सी कद की ये खिलाड़ी हैं, लेकिन इनके खेल का कद बहुत बड़ा है। 6 साल की उम्र में 10 मेडल अपने नाम करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा ख्याति, जब आप इस खेल को खेलती हैं और टेक्निकल एस्पेक्ट की जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, और आपको कहीं ना कहीं पता लगता है कि हर एक किक का एक अलग नाम है, हर एक पंच का एक अलग नाम है। अच्छा, इस खेल के बारे में ये भी कहा जाता है कि सिर्फ सेल्फ डिफेंस नहीं सिखाता आपको, करेक्ट वे में आपको अटैक करना भी सिखाता है। जितना ये खेल डिफेंसिव है उतना ही खेल ऑफेंसिव भी है एज वेल एज, है ना। तो यहाँ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जब आप इस खेल को, जैसा कि आप बता रही हैं कि किसी भी घड़ी या किसी भी वक्त अपने आप को तैयार रखना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर से अगर महिलाओं की बात की जाए, विमेंस की बात की जाए, गर्ल्स की बात की जाए, तो उनके लिए जो हमारा एक ये समाज है, जो समाज के कुछ कंटक लोग भी होते हैं, जिनके लिए कम से कम आपको ये तैयारी रखनी ज़रूरी है स्वाभाविक रूप से। तो यहाँ मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, टेक्निकल एस्पेक्ट पे जब खेल को खेलना शुरू किया तो क्या सहजता से वो सारी चीज़ें समझती चली गई, या शुरुआती दौर में लिख कर भी प्रैक्टिस की होगी, या आपने कैसे सीखा होगा, एक एक किक का नाम कैसे आपको याद रहा होगा, उसके बारे में बताएं। जैसे ही किक के नेम हमें कोच बताते थे तो इजी नहीं था, क्योंकि जापानीज नेम होते थे किक्स के, तो उनको नोट डाउन कर लो, लिख लो, और बार बार रिपीटली जब हमको प्रैक्टिस करवाते थे तो हमें उन्हीं नेम्स के साथ प्रैक्टिस करवाते थे। तो एक टाइम लगा नेम सीखने में भी, और हर चीज़ में टाइम तो लगा। अच्छा, 2019 में जब राजस्थान में इस खेल का पदार्पण हुआ, और अब तो खुशी की बात एक और भी है, वो कहते हैं ना कि मैं हमेशा इस मंच के माध्यम से कई बार मैंने कहा है, कलाम साहब की कही हुई एक बात है कि सपने देखिए और बड़े बड़े सपने देखिए, छोटा सपना देखना तो अपराध है, मतलब अपने आप में जुर्म है। और कहीं ना कहीं जब अब बात की जाती है इतनी महान शख्सियत की, तो एक और महान शख्सियत का एक वक्तव्य मुझे याद आता है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद जी ने जब ये बात कही होगी, उसे कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में आपने उतारा है। और अब लक्ष्य, जैसा कि 2024 पेरिस ओलंपिक, वहाँ वो मान्यता मिल गई है, खेल को शामिल कर लिया गया है पहली बार, है ना। तो यहाँ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या अब ख्याति का लक्ष्य भी वहाँ ओलंपिक में पोडियम फिनिश करना है, वहाँ भारत के उस झंडे को बहुत गौरव के साथ लहराना है? जी, मेरा भी यही मोटिव था जब मैंने स्टार्ट किया था गेम, कि मुझे भी अपने इंडिया, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, सब लोग जाने कि इंडिया भी एक कंट्री है। जैसा कि ओलंपिक्स में इतना इंडिया के इतने मेडल टेली में जब चेक करते तो इतने ज़्यादा मेडल्स नहीं होते इंडिया के, कहीं ना कहीं उसमें लोगों का भी रोल होता है, क्योंकि कहीं पे लोग आपको डिमोटिवेट भी करते हैं कि मत करो, छोड़ दो, तो आपको किसी का सुनना नहीं है। आपको खुद को क्या करना है वो चीज़ मैटर करती है। आपको खुद को क्या चाहिए, आपकी खुद की खुशी आपके लिए पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए, फिर दूसरों की बातें होनी चाहिए। तो मेरा भी यही था कि आई लव माई कंट्री, तो मुझे ये था कि मुझे भी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, मेडल जीतना है, बस उसीलिए मैंने ये स्पोर्ट्स को चुना। और ये स्पोर्ट ऐसा है जिसमें मुझे सेल्फ डिफेंस भी सीखने को मिल रहा है, और इसमें सारी फॉर्म्स भी है, तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया। अगर मैं जूडो सीखूंगी
तो मेरे को सिर्फ अगर कोई मेरे सामने आ गया, मुझे अपना डिफेंस करना है, तो मैं सिर्फ उसे पकड़ के ही गिरा सकती हूँ। ग्रैपलिंग जिसे हम जी हाँ, कहते हैं। ग्रैपलिंग। और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है। अगर उसके पास वेपन है तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। बट जो कूडो है उसमें आपको वेपन से ब्लॉक करना भी सिखाते हैं और अटैक करना भी सिखाते हैं। तो ये चीज़ इसीलिए मैंने कूडो चुना और कूडो को मैंने स्टार्ट किया खेलना। और मेरा यही है कि एक बार अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है और मेडल दिलाना है। और ये शायद बात अगर मैं मुकम्मल करूं तो शायद ये कहा जा सकता है कि मुश्किल घड़ियां चाहे कितनी भी सख्त हों, मुश्किल घड़ियां चाहे जितनी सख्त हों, भारत की अब बेटियां अपने आप में सशक्त हों। वो सशक्त होने की बात वो बहुत लाजमी तौर पे होती है। अच्छा, यहाँ मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा, जैसा मैं हिरण्या से भी पूछ रहा था कि जब आप इस खेल को खेलते हैं, जब आप इस खेल का अभ्यास करते हैं, और वो कहा भी जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो अभ्यास करने की क्या शैली होती है? अभ्यास किस तरह से करते हैं आप? सबसे पहले हम जब डोजो पहुंचते हैं, क्लासेस पहुंचते हैं, तब हमको रनिंग करवाते हैं। छोटे बच्चों को थोड़ी रनिंग 10 मिनट्स के लिए होती है, हमारी 20 मिनट्स की रनिंग होती है। फिर रनिंग के बाद हमको स्किपिंग होती है हमारी, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। एक्सरसाइज में भी बहुत सारी अलग अलग तरह की एक्सरसाइज होती है। उसके बाद मेडिटेशन भी करवाते हैं, ताकि वहाँ जब आपको जब लड़ना हो तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होना चाहिए, आप उतने शार्प हो जाने चाहिए। तो उसके लिए मेडिटेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मेडिटेशन भी कराते हैं। फिर हमको बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करवाते हैं। बॉक्सिंग में भी अलग अलग तरह की पंचेस हैं, किक्स भी हमको प्रैक्टिस करवाते हैं। और ये एक दो बॉक्स के पंच, एक दो पंच नहीं है, आपको 6-7 तरह के पंच मिल जाएंगे कूडो में। वैरायटी है इसमें, किक्स की भी बहुत सारी वैरायटी है। और सीखते तो आप कभी परफेक्ट तो हो ही नहीं सकते कि हाँ मेरे को सब आता है, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। आपको हर बार सीखना पड़ता है और हर बार नई चीज़ ऐड भी होती रहती है। तो आपको प्रैक्टिस तो कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। अच्छा, मैं अगर वक्ती तौर पे जानना चाहूँ, एक समय अवधि के तौर पे, कितनी देर की प्रैक्टिस आप हर रोज किया करती हैं? डेली 2 आवर्स की प्रैक्टिस होती है हमारी। और जब किसी टूर्नामेंट की तैयारी करनी, टूर्नामेंट्स की होती है तो 3-4 आवर्स की प्रैक्टिस हो जाती है हमारी। तो यहाँ एक बात स्वाभाविक रूप से जानने का मैं भी और हमारे तमाम दर्शक जो हमें इस मंच के माध्यम से देख रहे हैं, सब शायद जानना चाहते हैं। 15 वर्ष की आप हैं, 11th स्टैंडर्ड में आप पढ़ती हैं, और मुश्किल तो होती होगी पढ़ाई के साथ इस खेल को परस्यू करना, जारी रखना, वो कितनी मुश्किल होती है? बहुत मुश्किल होता है। अगर आप एज आपकी कम है, जैसे कि मैं स्टार्टिंग 8 इयर्स की थी तब से मैंने स्टार्ट कर दिया था, तब इतना मुश्किलें मेरे सामने नहीं आई पढ़ाई को मैनेज करना और ये। बट जैसे ही मैं हायर क्लासेस में आती गई, जब मैं 9th-10th में आई, तब मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था, क्योंकि मार्क्स भी मैटर करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई को छोड़ दो। तो मेरे लिए पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों मैटर करता था। तो उस टाइम में मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम थी कि मैं टाइम नहीं दे पा रही थी। जैसे टूर्नामेंट्स होते तो वहाँ 10 to 15 डेज हमारा चला जाता था, और वो मेरे को लॉस स्टडीज़ में हो जाता था। तो उस टाइम 10th में जब मैं थी, तो राजस्थान में 10th बोर्ड होता है। तो उस टाइम मेरे एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि मेरे को ये हो रहा था मन में, या तो मैं एजुकेशन को ध्यान दे देती हूँ या फिर मैं स्पोर्ट्स पे ध्यान दे देती हूँ। तो एक पॉइंट वो ऐसा था जब मेरे मन में ये था कि एक चीज़ अब मुझे छोड़नी पड़ जाएगी। बट फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, ट्राई कर लेते हैं, दोनों चीज़ क्या पता हो जाए। और मेरे पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, कोच ने भी किया कि नहीं आप दोनों चीज़ें भी कर सकते हो। तो फिर मैंने 10th में भी फिर यही कंटिन्यू रखा, दोनों स्पोर्ट्स को भी टाइम दिया, एजुकेशन को भी टाइम दिया। बट आप बहुत ज़्यादा मेंटली थक जाते हो जब आप 2-2, 3-3 चीज़ें आपको करनी पड़ती है। तो मैंने की मेहनत, और स्कूल से भी सपोर्ट था, जो हमारे प्रिंसिपल सर थे उनका भी सपोर्ट था। तो ऐसे ही ये कंटिन्यू होता गया। ख्याति, यहाँ एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूँगा। इस खेल को खेलते हुए आपने रेफरी की भूमिका भी निभाई है, लेकिन बावजूद उसके एक और डेटा आपके बारे में जो जानकारी हमें हासिल हुई है, एक ऐसी स्ट्रीम को आपने चुना है, नीट, उसकी आप तैयारी कर रही हैं, और एक ऐसा खेल जो बहुत सारा वक्त जहाँ चाहिए आपको अभ्यास करने के लिए, तो नीट की तैयारी भी आप कर रही हैं, एक ऐसी स्ट्रीम को भी आपने चुन लिया, और कहीं ना कहीं एक जो अभ्यास की बात की जाती है कूडो की, वो भी। तो कैसे टाइम को व्यवस्थित कैसे करेंगी आप? जब मैंने ये स्ट्रीम चूज़ की थी तब मैं थोड़ी कंफ्यूज थी कि मुझे ये चूज़ करना चाहिए या नहीं, मैं इसे टाइम दे पाऊँगी या नहीं। बट तब मेरी फैमिली ने भी मुझे सपोर्ट किया, मेरे कज़न ब्रदर हैं, उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनसे डिस्कस किया कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी मेरे को तो समझ नहीं आ रहा था कुछ, मैं कंफ्यूज थी।
तो उन्होंने मुझे हेल्प की कि तू कर सकती है, तूने अभी तक किया है तो आगे भी तू कर ही सकती है। और फिर कोचेस को भी मैंने पूछा तो सर ने भी मेरे टाइम के हिसाब से, क्योंकि मेरी स्टडीज़ को भी लॉस नहीं होना चाहिए, तो उस टाइम के हिसाब से मेरी ट्रेनिंग का टाइम एडजस्ट किया। फिर मैं जैसे ही आती हूँ कोचिंग से, फिर आने के बाद फ़ोन में ये वो इस सब में टाइम वेस्ट नहीं करती। यानी ये स्मार्टफोन वगैरह को आप बिल्कुल दूर रखते हैं। ये रखना भी चाहिए जी। फिर आते ही पढ़ाई कर लेती हूँ, फिर मेरा टाइम हो जाता है क्लासेस का 5 o'clock बजे, फिर मैं वहाँ जाती हूँ, फिर 7 बजे घर आ जाती हूँ, फिर खाना वाना खा के फिर स्टडी का टाइम, मैं बाकी की चीज़ें नहीं करती। अगर जो कि मैं एक और मैसेज देना चाहूँगी, जैसे कि गर्ल्स को घर में सब जने काम करवाना, घर के काम सिखाना, इन सब को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। मेरे पेरेंट्स ने वो कभी नहीं किया कि आपको घर का काम सीखना है, करना है। तो एक तरह से मैं उस चीज़ से फ्री हूँ, तो मुझे वो स्ट्रेस नहीं है। तो सिर्फ मैं पढ़ाई करती हूँ और अपने स्पोर्ट्स को टाइम देती हूँ, बस ये बात है। और अब उसके लिए ईमानदार भी रहती है। जी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा। देखिए, जिस तरह का अनुशासन एक खेल हमें सिखा सकता है ना, वो कोई और नहीं सिखा सकता। तभी तो कहते हैं ना कि ये जिंदगी भी एक खेल है, अगर शिद्दत से खेला जाए। हाँ। और वो कहते भी ना कि जब हमारे इरादों का हमारे लक्ष्य के साथ असली मेल होता है, तब कहीं जाकर मैदान पर असली खेल होता है। तो उस खेल का मज़ा ही यही है। वो अनुशासन जैसा कि आप बता रही हैं, वो चूंकि आप एक खिलाड़ी हैं, अब पढ़ाई भी करनी है और उस संतुलन को बनाना थोड़ा मुश्किल तो रहता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उस मुश्किल से पार पाना भी एक खिलाड़ी का ही जज्बा आपको बड़ा बनाता है। वहाँ एक क्वेश्चन आप स्वाभाविक रूप से आपसे जानना हम चाहेंगे, वो ये कि जब अभ्यास आप कर रहे हैं और अपने ही पैरेलल आप देखते हैं, जैसा कि आपने अपनी बातों से भी बताया और मैं इस मंच के माध्यम से एक बार फिर से कहना चाहूँगा, जो एक भ्रांति है ना, लोगों को एक भ्रम है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे ख़राब। उस भ्रांति को दूर कर लीजिए। अब वो भ्रांति दूर होकर जो एक इस मंच पे जब हम देखते हैं हिमा दास को दौड़ते हम देखते हैं, साइना नेहवाल को देखते हैं, पीवी संधू को देखते हैं, नीरज चोपड़ा जी को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बात आती है ना कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। तो आप भी एक लाजवाब वो खिलाड़ी हैं, 12 मेडल आपने हासिल किए हैं। तो वो जो मैं एक सवाल आपसे जो जानना चाहता हूँ, वो होता है ना कि घर परिवार से तो पूरी तरह से सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन जब फैमिली के पैरेलल हम देखते हैं तो क्या करोगे पढ़ा के या क्या करोगे और खिला के, इस तरह की बातें सुनने को मिलती है अक्सर। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? हाँ, मेरे साथ भी अभी भी होता है। और ये चीज़ पहले स्टार्टिंग में भी थी कि क्यों खेलना है, स्पोर्ट्स इतना मैटर नहीं करता, क्या कर लोगे स्पोर्ट्स में जाके, आगे पढ़ोगे तो डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, नाम कमाओगे, पेरेंट्स का नाम होगा। स्पोर्ट्स से कुछ नहीं रखा है, टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट है। तो ये चीज़ नहीं है, ये सच नहीं है। आपको स्पोर्ट्स में भी आप अपनी उतनी ही नाम कमा सकते हैं, उतनी मेहनत कर सकते हैं। और स्पोर्ट्स कोई ख़राब चीज़ नहीं है कि आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो आप ख़राब हो गए, ऐसा नहीं। नो डाउट कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, बट स्पोर्ट्स भी इम्पॉर्टेंट है। आप पढ़ोगे लिखोगे तो अच्छा ही करोगे, बट आप स्पोर्ट्स भी खेलना आपके लिए, आपके खुद के लिए स्पोर्ट्स खेलना ज़रूरी हो जाता है। जी, ये स्पोर्ट्स की जब हम बात करते हैं, खेल की हम बात करते हैं, तो खेल स्वाभाविक रूप से जैसा कि हमें ताकत देता है, तन और मन दोनों की, जैसा कि मैं लगातार कहता चला आ रहा हूँ। यहाँ इस खेल को खेलने से पहले मेडिटेशन करना भी ज़रूरी होता है, जहाँ तक मैंने सुना है। तो उसका भी पर्टिकुलर कोई टाइम होता है, या आप वो कहते हैं ना कि जब आप स्ट्रेस रिलीज़ करना चाहते हैं पर्टिकुलर, क्योंकि आज तनाव अगर हम देखें तो हर किसी इंसान की ज़िंदगी में तनाव है, और अगर तनाव को दूर करना चाहते हैं तो मैं खुद पर्सनली ये कहना चाहूँगा, किसी चिकित्सक से मिलने से पहले आप किसी खेल से रूबरू अगर हो जाएं तो मुझे लगता है कि तनाव कभी आपको होगा ही नहीं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, पहला जब आप टूर्नामेंट खेल रही थी, उस टूर्नामेंट की याद कितनी जहन में ताज़ा है? क्योंकि आई गेस जब 7-8 साल की आप थी तो वो पहला टूर्नामेंट आपने खेला, उस टूर्नामेंट में किस तरह का प्रदर्शन था और क्या कुछ जब वो पहली बार उस एरिना में आप जा रहे थे? क्योंकि अभ्यास तो हम करते हैं, लेकिन अभ्यास को विश्वास के साथ जब हम उस मैट पर लेकर आते हैं, जब उस हम एरिना में लेकर जाते हैं, तब हमें पता लगता है कि उस समीकरण का, अपने आप के मूल्यांकन का, अपने खेल की उस वैल्यू का, कि हमने कितना सीखा है। आपके साथ कैसा था? जब मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट था तो पहले डर तो सबको ही लगता है। उस फर्स्ट टूर्नामेंट में मेरे को भी ये डर था कहीं ना कहीं, इतने लोग हैं, जीतूंगी हारूंगी, क्या होगा, कौन सा मेडल आएगा। तो वो एक डर के साथ मैंने कदम तो रखा था, बट जैसे ही मैट पे आई तब कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, मैंने प्रैक्टिस की है तो क्यों नहीं कर सकती, मैं कर सकती हूँ।
तो जब जैसे ही हमारी फाइट शुरू हुई, फाइट भी बहुत ज़्यादा देर तक चली थी। ऐसा नहीं था, इजी ना ही मेरे लिए था ना ही मेरे अपोनेंट के लिए था। तो फाइट की ड्यूरेशन भी काफ़ी टाइम तक चली थी, बहुत लंबी। और मेरा यही है कि आपने जो भी सीखा है उन सबको आप ट्राई करो वहाँ फाइट में। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ किक करके फाइट जीत जाओ। तो कूडो वो नहीं है ना, कूडो में इतनी फॉर्म्स, इतना सब कुछ है, तो आपको सब ट्राई करना चाहिए। तो मेरा मेन मोटिव यही था कि हर चीज़ को ट्राई करना है। तो मैंने हर चीज़ को ट्राई किया, उसमें पंचेस भी किए, किक्स भी की, और पंचेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है मेरे। तो पंचेस मेरे स्ट्रॉन्ग है तो मेरे को प्लस पॉइंट था। एक बार मैंने पंच मारा था, वो नॉकआउट होने वाली, वो गिर गई थी, बट सडनली वो खड़ी हो गई। फिर फाइट कंटिन्यू हुई हमारी, फिर सबमिशन लगा और वो फाइट एंड हो गई थी। क्या बात है। तो मतलब तो वहाँ फिर वो मेडल कौन सा स्कोर किया आप उस टाइम? फर्स्ट मेरा मेडल था, सिल्वर मेडल था। सिल्वर मेडल, यानी वो रजत के साथ संतोष तो करना पड़ा जी, लेकिन अगली बार गोल्ड के लिए तैयारी करना जरूरी था। तो वो तैयारी भी मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन ये छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी हिरण्या हमारे साथ बैठी हुई हैं, और हिरण्या से भी मैं जानना चाहूँगा, आप खेलते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हैं अभी आप? प्रेप डी में। प्रेप डी में। तो पढ़ाई के साथ साथ ये खेल जब आप खेलते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा पढ़ाई अच्छे से समझ में आती है, ऐसा होता है आपके साथ? हाँ होता है। और जब आप रनिंग करते हो और तो ऐसा लगता है कि जैसे और बच्चे हैं उनसे ज़्यादा अच्छा आप रनिंग कर पा रहे हो, और बच्चे उनसे अच्छे ज़्यादा आप खेल पा रहे हो, तो पढ़ाई भी उनसे ज़्यादा अच्छी अपने आप हो जाती है, ऐसा होता है? हाँ होता है। ये नन्ही सी हिरण्या, जो मैं आप सभी को बता दूं, बातों को बताने में ज़रूर हिचक जाती हैं, लेकिन ये जो कहते हैं ना कि बार बार मैं कहता चला आ रहा हूँ, 6 वर्ष की उम्र में जब 10 मेडल आप हासिल कर लेते हैं ना, तो कहते हैं ना कि खिलाड़ी बोले ना बोले, उनका खेल बोलता है। यहाँ दूसरी खिलाड़ी से मैं बात कर लेता हूँ, ख्याति से। तो ख्याति, जैसा कि पढ़ाई की बात की जा रही थी और आपके बारे में एक डेटा मुझे जो मालूमात है, एक जानकारी कि एज वेल एज जब आप स्पोर्ट में बहुत अच्छा कर रही हैं, उसके साथ साथ आप पढ़ाई में बहुत अच्छी हैं, और 88% आपने स्कोर किया था 10th स्टैंडर्ड में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये तो मतलब अपने आप में ऐसी बात हो गई कि जो मैं लगातार कहता चला आ रहा हूँ ना, कि तन का स्वस्थ होना, उसके साथ साथ मन और मस्तिष्क का स्वस्थ होना, वो समानांतर रूप से आपके साथ चलता आ रहा है। तो मैं आपसे अब यही जानना चाहूँगा, अभ्यास की बात हुई, घर परिवार की भूमिका की बात हुई, कोचेस की भूमिका की बात हुई, आज आप ही की तरह जो लड़कियाँ इस खेल को सीखना चाहती है या आत्मरक्षा से जुड़े किसी भी विधा को सीखना चाहती है, उनसे क्या कहना चाहेंगी आप? मैं उन सभी लड़कियों से यही कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले अपने डर को ख़त्म कीजिए, घर से निकलिए, सीखिए। और इस कंट्री में नहीं, पूरी दुनिया में गर्ल्स कहीं भी सेफ़ नहीं है, तो अपनी खुद की सुरक्षा आप ही को करनी पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं आने वाला। कभी आप अकेले हो, कोई अटैक कर रहा है आप पे, तो आपको खुद को ही सेल्फ डिफेंस करना पड़ेगा। उसके लिए आप ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ रोने लग जाए, रोएंगे तो कुछ नहीं होगा, तो रोने से कुछ भी नहीं होगा, आपको सीखना पड़ेगा। अपना सेल्फ डिफेंस सीखिए, घर से बाहर निकलिए, लोग क्या कहते हैं उन पे ध्यान मत दीजिए। एक बार जब आप कोई चीज़ हासिल कर लेते हैं ना, तो लोग अपने आप चुप हो जाते हैं। जो लोग आज आपको कह रहे हैं कि क्या हो जाएगा, क्या कर लोगे सेल्फ डिफेंस से, वही कल बोलेंगे कि नहीं सीखो, वो खुद के अपने बच्चों को भी भेजेंगे। तो आपको सिर्फ अपने लिए ही नहीं करना है, अपने आसपास के लोगों के लिए भी करना है। अगर मेरी बात ही हो, अगर मेरे पास में कोई लड़की परेशान हो रही है, कोई उसे छेड़ रहा है, तंग कर, अगर वो खुद को नहीं सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकती, तो मैं उसकी हेल्प करूंगी। यही मेरा है मोटिव कि आप डरो मत। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डरना नहीं है किसी से। क्या बात है, मतलब यही कहना चाहेंगे कि डर से डरना नहीं, जी। कर से करना सही है। और यही करना है, यही बिल्कुल करना भी चाहिए। तो आज आप दोनों से बातचीत करने में बड़ा मज़ा आया, और मैं तो ये 15 साल की एक छोटी सी खिलाड़ी और ये 6 साल की एक छोटी सी खिलाड़ी, दोनों के बीच बैठ के अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ आज, कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अभी तक कुछ खास सीखा नहीं है। इनके सीखने के और इनके मेडल टैली की जब बात मैं लगातार करता चला आ रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस मंच पे आए। और दोस्तों, फिर से होगी आप सभी से मुलाकात खेल पत्रिका के एक और विशेष अंक में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अजहर को। धन्यवाद।